हेलो 11th क्लास के बच्चों, ये आपके इतिहास हिस्ट्री की बुक है। चैप्टर नंबर नए सिलेबस के हिसाब से 5 है। पुराने सिलेबस के बुक अगर आपके पास हो तो उसमें लेसन नंबर 6 है। तो और चैप्टर का नाम है 3 वर्ग, यानी कि 3 क्लास। इसके बारे में हम जानेंगे। वैसे आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं, याद करा दूं कि 3 वर्ग के बारे में आप पहले भी जानते हो। जब आप फ्रांस की क्रांति 9th क्लास में पढ़े थे तो फ्रांसीसी क्रांति में भी फ्रांस के जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, कुलीन, चर्च और तृतीय स्टेट। उसी 3 स्टेट को यहाँ पर 3 वर्ग कहा गया है और तीनों का हल्का सा नाम में डिफरेंस होगा, लेकिन चीज वही तीनों हैं। लेकिन एक और बात, इस चैप्टर में आपको चौथा वर्ग के बारे में भी पढ़ना है, यानी कि 3 वर्ग के अलावा कोई चौथा वर्ग भी इसमें आ रहा था। फ्रांसीसी क्रांति में तो चर्च, कुलीन और तृतीय स्टेट थे, लेकिन यहां पर देखेंगे कि ये 3 वर्ग तो हैं ही, चौथा वर्ग कौन है। तो आइए हम देखते हैं कि 9वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में, 9th से 16th सेंचुरी के बीच में यूरोप में काफ़ी सारे परिवर्तन हो रहे थे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सारे परिवर्तन हो रहे थे। जगह जगह पर राजनीतिक संगठन भी बन रहे थे, अर्थात राजनीतिक पार्टियां भी बन रही थी। यही नहीं, इस समय युद्ध भी हो रहे थे। युद्ध के लिए नए नए हथियार, नए नए संसाधन भी जुटाए जा रहे थे। तो आइए अब इस स्थिति में भी यूरोप के समाज 3 भागों में बटा हुआ था। पहला था पादरी वर्ग, दूसरा था अभिजात वर्ग और तीसरा था कृषक वर्ग। आपको याद होगा फ्रांसीसी में पादरी को ही हम चर्च वर्ग कहते थे 9th की क्लास में, और अभिजात वर्ग थे वो कुलीन सरदार लोग, और कृषक में तृतीय स्टेट आते थे जिसमें किसान सब आते थे। आइए अब इस चैप्टर में हम जान गए हैं कि हम इसी 3 वर्ग को पढ़ने वाले हैं। किसको? पादरी, अभिजात वर्ग और कृषक को पढ़ने वाले हैं। इस तीनों को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी जानकारी सामंतवाद के बारे में लेना है। सामंतवाद क्या है? सामंतवाद इंग्लिश के फ्यूडलिज्म शब्द से बना है। फ्यूडलिज्म शब्द का प्रयोग यूरोप में काफी चीजों में यूज होता है और होता था। सामंत था क्या? तो अगर मैं आपको उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करूं तो हमारे भारत में सामंतवाद को जमींदारी प्रथा भी आप कह सकते हो। सामंतवाद इंग्लिश के फ्यूडलिज्म शब्द से आया है और फ्यूडलिज्म इंग्लिश में भी एक जर्मन शब्द है। जर्मन में फ्यूड से, और फ्यूड का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा, और इसका मतलब ये हुआ कि जमीन के टुकड़े के मालिक को ही हमने सामंत बोला, फ्यूडलिज्म बोला। फ्यूड और लिज्म शब्द से फ्यूडलिज्म बना है, सामंत और वाद शब्द से सामंतवाद बना है। ये सामंतवाद फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, इन सब में फैला हुआ था, अर्थात वहां भी जमींदारी प्रथा थी। फ्यूड का मतलब जमीन का टुकड़ा, तो जमीन का टुकड़ा किसी न किसी जमींदार या सामंत के हाथों में होता था। जमीन के मालिक वही होते थे, लेकिन वो जमीन की जुताई कुराई नहीं करते थे। उसके लिए कृषक लोगों को वो जमीन दे देते थे और कृषक लोग उस जमीन पर काम करते थे, उपज करते थे, और सामंत को वो उपज का एक बड़ा हिस्सा दे देते थे। सामंत उनको उपज का जो भी हिस्सा देते थे उस हिस्से में वो कृषक खुश थे। मैं एक और बात बता दूं, सामंत को वो लोग लॉर्ड के नाम से जानते थे, उसको लॉर्ड कहना। तो सामंतवाद में लोग जो थे वो उनको लॉर्ड कहते थे और सामंत इनका शोषण करता था। सामंत लोग बाइबल पढ़ते थे या पादरी लोग बाइबल पढ़ते थे।
छोटे कृषक को बाइबल इत्यादि पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। वो सामंत या पादरी लोग सुबह में उठते थे, कृषक को बोलते थे, किसान को, कि आज रात में भगवान ने, गॉड ने हमें सपना दिया है, तुम जाओ और वहाँ पर एक तालाब खोद दो, वहाँ कुआं खोद दो, या फिर तुम जमीन में उपज करो, लेकिन उसका सारा हिस्सा गॉड ने बोला है हमें दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं मानोगे तो अगले जन्म में तुम्हें और खराब स्थिति में पैदा किया जाएगा। और इस सारी बातों को, बड़ी अजीब बात है कि किसान खुशी खुशी मान लेते थे। वो इस सोच में रहते थे कि इस साल हमें लॉर्ड यानी कि सामंत की बात मानना है इस जीवन में, इस जन्म में, ताकि अगले जन्म हमें भी इस कृषक और या छोटे किसान के रूप में जो गरीब हैं उसमें पैदा ना लेना पड़े, मैं भी एक अच्छी स्थिति में पैदा लूं। यही सोच लेकर के ये लोग जी रहे थे। और यही नहीं, ये सामंतवाद आपको रोम में इत्यादि सब में मिलते हैं। अब आते हैं, पहले थोड़ी सी जानकारी यहां देंगे फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में। गॉल क्या है? रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था जो दो विस्तृत तट रेखाओं, पर्वत श्रेणियां, लंबी नदियां, वन और कृषि करने के लिए ये बहुत बड़ा मैदान था जिसे गॉल कहा जाता था। आप लोग याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि गॉल से क्या समझते हैं। वहीं पर जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक थी, उसने गॉल पर अपना कब्जा जमा लिया 6th सेंचुरी में, और वो अपने आप को फ्रैंकिस कहने लगे। फ्रैंकिस से ही फिर बाद में फ्रांस शब्द निकल के आया, और फिर वहां पर यही जर्मनी के फ्रैंक जाति के लोग फ्रांसीसी राजा को भी बनाया और फ्रांस पर राज करने लगा। इस तरीके से गॉल वाला जो विस्तृत एरिया था, मैदानी भाग, वो आज आप उसे ही फ्रांस कहते हो। इसके अलावा 11वीं शताब्दी में फ्रांस के एक प्रांत था नॉर्मैंडी, वहां के राजकुमार ने संकरे जलमार्ग को पार किया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के द्वीपों को वो जीतकर अपने में मिला लिया। इस तरीके से फ्रांस शक्तिशाली हो गया, जबकि फ्रांस एक गॉल नामक मैदानी भाग था। जर्मनी के फ्रैंक जनजाति के लोग वहां बसे, शक्तिशाली हुए, राजा भी बनाए, सैनिक भी हुए, और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड को सबको जीतकर इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। यानी कि फ्रांस उस समय बहुत शक्तिशाली हो गया। आप लोग तो जानते हो कि इंग्लैंड सबसे ज्यादा शक्तिशाली बाद में बना है, लेकिन शुरुआती दौर में फ्रांस काफी शक्तिशाली था। आइए अब 3 वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। पहला, फ्रांसीसी पादरी। तो पहला वर्ग था पादरी। पादरी का मतलब वो चर्च में रहेंगे, धर्म कर्म के कार्य करेंगे, और धर्म संबंधी चीजें ही उनका काम रहेगा करने का, और लोगों को वो जो बताएंगे लोगों को उसी पर चलना है। ये थे पादरी वर्ग। पादरी ने सुबह उठकर जो कुछ भी कहा लोग उसे बड़े ही खुशी पूर्वक मान लेते थे। वो इसलिए क्योंकि उनको अगले जन्म में अच्छे स्थिति में पैदा लेना था, और उनको इस बात का विश्वास था कि शायद मैं अगले जन्म में पादरी या अभिजात वर्ग बनकर पैदा लूं। अब दूसरा वर्ग था अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग वो लोग थे जो जमींदार थे और कुलीन थे। वो जन्म से ही कुलीन थे, ये लोग पढ़ते लिखते नहीं थे। इन लोगों का काम था टैक्स लेना या अपना व्यापार करना। अब ये लोग जिस तरीके से राजा को चलाते थे, ये लोग मंत्री, सरदार, ये सब कुछ बनते थे। कौन? अभिजात वर्ग के लोग। पादरी तो ठीक है, वहां रह गया चर्च में, लेकिन कृषक वर्ग को 2-2 जगह पर टैक्स देना पड़ता था, एक राजा को भी और एक पादरी को भी। और जो अभिजात वर्ग थे, दूसरा वर्ग, वो दूसरा वर्ग को टैक्स तो तीसरा वर्ग कृषक नहीं देते थे, क्योंकि अभिजात वर्ग के पास, वो कुलीन थे, उनके पास काफी ज्यादा जमीनें होती थी। और एक खास बात थी कि जो भी अभिजात वर्ग थे वो रहते थे अपने घर में, उस घर का नाम था मैनर। आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि मैनर से क्या समझते हैं, तो लिखना अभिजात वर्ग
एक बड़े से महल में रहते थे, उसे मैनर कहते थे। उस मैनर में कोई अभिजात अकेले नहीं रहते थे, उनके कुटुंब, रिश्तेदार, सब कोई मिलकर उस एक ही महल में रहते थे। अर्थात एक मैनर हाउस में 40 से लेकर 60 परिवार रहते थे। कुलीन का ये रूल था कि कोई भी उसका रिश्तेदार हो, नातेदार हो, जान पहचान के हो, जो भी खून के या दूर के भी रिश्ते में हो, सब एक ही महल में रहेंगे। इसलिए ज्यादातर मैनर हाउस में देखा गया कि 40 से 60 परिवार एक साथ रहते थे। ये लोग अन्य तरह के बिजनेस करते थे या फिर वो भी नहीं, इनके अंदर में सारी जमीन होती थी। याद रखना, चर्च का जो पादरी लोग था उनके अंदर में जमीन नहीं होती थी, वो तीसरे वर्ग कृषक से टैक्स लेते थे। लेकिन अभिजात वर्ग के पास सारी जमीन थी, यानी कि आप कह सकते हो कि ये लोग सामंत भी थे। ये लोग अपनी जमीनें कृषक वर्ग को देते थे खेती करने के लिए, और उसका उपज का जो हिस्सा तय होता था उस हिस्से को वो ले लेते थे। अब एक और चीज, एक और शब्द आया इसी बीच में, नाइट। नाइट को हिंदी में सरदार कहते हैं। आप लोग जानते हो नाइट, कौन सा नाइट? KNIGHT वाला नाइट। तो 9वीं सेंचुरी में देखा गया कि युद्ध तो होते ही थे, प्रायः होते ही रहते थे। तो युद्ध को संचालन करने के लिए सरदार या सेनापति को नियुक्त करते थे, और फिर वो राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। युद्ध राजा तो करने जाएगा नहीं, सेनापति जाएगा या सरदार जाएगा, और इन लोगों को पूरी की पूरी तरीके से अधिकार प्राप्त था राजा के तरफ से कि वो जमीनें रखे, उस जमीनों को कृषक से उपज ले। यानी कि एक नाइट, एक सरदार के पास 1000 से 2000 तक एकड़ की जमीन इनके पास होती थी। उन जमीनों को पर जो भी इनकम आता था, उस इनकम से वो लोग अपनी अपनी सेना भी रखते थे, और राजा को जब सेना की जरूरत पड़ती थी युद्ध के लिए, तब नाइट यानी कि सरदार अपनी जितनी भी सेना उनके पास होती थी वो सेना लेकर के वो राजा की मदद के लिए युद्ध भूमि में पहुंच जाते थे। लगभग एक नाइट के पास कम से कम 1000 सैनिक और ज्यादा से ज्यादा 10,000 सैनिक होते थे। ये सैनिकों की तनख्वाह, उनका वेतन, सब कुछ उनके पास, उनके अधिकार में जो जमीन होती थी उससे प्राप्त आमदनी से सेना का खर्चा भी इन्हें ही उठाना होता था। लेकिन प्रत्येक सरदार राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। अब पादरी वर्ग के बारे में हमने पढ़ लिया, अभिजात वर्ग के बारे में पढ़ लिया, इस बीच में नाइट भी पढ़ लिया कि नाइट कौन लोग थे। नाइट लोग ना तो प्रथम वर्ग में थे, यानी कि ना तो पादरी में थे, ना अभिजात वर्ग में थे। अभिजात में तो सामंत जमींदार हुए जो मैनर हाउस में रहते थे, और नाइट एक अलग ही व्यवस्था थी जो राजा के प्रति उत्तरदायी था। उनका काम था सेना रखना और सेना से राजा की मदद करना। अब हम देखते हैं कि पादरी लोगों का खर्चा कैसे चलता था, यानी कि चर्च के पुजारी लोग कृषक वर्ग से टिथ लेते थे। टिथ एक प्रकार का टैक्स था जो कृषक से पादरी लोग लेते थे, उससे वो अपना खर्चा चलाते थे। इसके अलावा कृषक को टिथ के अलावा टाइद भी देना पड़ता था, और टाइद देते थे वो किसको? राजा को सीधा सीधा देते थे। यानी कि दो जगह पे कृषक वर्ग देते थे टैक्स। इसके अलावा एक और सिस्टम आ रहा था, एक और वर्ग खड़ा हो रहा था, भिक्षु। ये भिक्षु कौन होते थे? तो पादरी में जो मुख्य पुजारी थे वो पादरी होंगे। बाद बाकी चर्च में बाइबल सीखने या धर्म का ज्ञान लेने वाले लोगों को भिक्षु कहा गया। भिक्षु दोनों तरह के थे, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों ही थे। भिक्षु यानी कि ईसाई भिक्षु में पुरुषों को मॉन्क कहा गया और स्त्रियों को नन कहा गया। पुरुष वर्ग बाहर निकलकर वो भिक्षा भी मांग कर लाते थे, इसलिए इनको भिक्षु कहा गया। लेकिन नन स्त्रियां होती थी और वो चर्च के अंदर ही रहती थी,
लेकिन नन की स्थिति बहुत ही खराब थी। नन की स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि पादरी लोग उनका शारीरिक शोषण भी करते थे और वो बड़ी ये कहते थे कि ये भगवान का आदेश है। इसीलिए वो लोग नन रखने का ज्यादातर मतलब यही था कि वो अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए नन को रखते थे। नन बार बार प्रेग्नेंट होती थी और प्रेग्नेंट होने के कारण वो ज्यादातर नन मर जाती थी, क्योंकि बच्चे तो जन्म दे नहीं सकती थी। उन्हें जबरदस्ती गर्भपात कराया जाता था। चर्च के अगल बगल में जब तब गर्भपात किए हुए नवजात शिशु फेंक दिए जाते थे और अगर गर्भपात के दौरान कोई भी स्त्रियां मर गई तो ज्यादातर मर ही जाती थी गर्भपात में, क्योंकि आजकल के जैसे डॉक्टरी सुविधा तो थी नहीं। तो इस तरीके से भिक्षु थे, यानी कि भिक्षु दोनों हुए, पुरुष भी स्त्रियां भी। पुरुष को मॉन्क कहा गया और स्त्रियों को नन। पुरुष जो मॉन्क भिक्षु थे वो बाहर जाकर भिक्षा मांगना या ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करते थे, लेकिन नन सब मोस्टली चर्च के अंदर रहती थी और मोस्टली इनका शारीरिक शोषण होता था। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ेंगे। चर्च और समाज। देखिए, उस समय में चर्च और समाज ये दोनों ही मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। समाज को चर्च वाला ईसाई धर्म सिखाते थे, गॉड भगवान के रूल नियम बताते थे और समाज उसी से जीते थे। लेकिन चर्च हमेशा उस टाइम में लोगों को ठगने का काम करते थे। वो बाइबल देख के कुछ भी सुबह उठकर आदेश दे देते थे और कहते थे ये भगवान का आदेश है, मुझे सपने में भगवान ने कहा है कि तुम लोगों को ये काम करना है। यही करते थे वो, लेकिन बाइबल वो पढ़ नहीं सकते थे। अगर बाइबल पढ़ लेते समाज के लोग तो समझ जाते कि ये चर्च के पादरी लोग किस तरह हमें ठगने का काम करता है। और वो एक दिन तो पढ़ ही लिए। जब मार्टिन लूथर आया, अपने हाथ से बुक लिखकर समाज को दिया, कृषक वर्ग को दिया और कहा ये तृतीय वर्ग के लोग, कृषक वर्ग के लोग शोषण के लिए नहीं हैं। अब प्रश्न एक टाइम एक और बात आती है कि अगर समाज में 3 वर्ग था, पादरी, अभिजात, कृषक, तो पादरी के पास भी अच्छी खासी धन थे। अभिजात वर्ग के पास तो था ही, वो तो मैनर हाउस में रहता था, सामंत था, वो जमींदार था। नाइट वाले भी खुश थे क्योंकि उनके पास तो 1000-2000 एकड़ जमीन होती थी। भिक्षु की बात बता ही दिया। लेकिन तीसरा वर्ग यानी कि कृषक, वो काफी गरीब थे, कमजोर थे और लेकिन उसी तीसरे वर्ग को टैक्स देने के लिए कहा जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये फ्रांस के संविधान में लिखा हुआ था कि चर्च वाले और कुलीन वाले यानी कि पादरी और अभिजात वर्ग जन्म से ही श्रेष्ठ होते हैं। इसी श्रेष्ठता के लाभ उन्हें मिलेगा क्योंकि वो पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसलिए इस जन्म में वो श्रेष्ठ हैं और वो टैक्स नहीं देंगे। जो गरीब है वही टैक्स देंगे, और गरीब वो इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने बुरे कर्म किए थे। और इस जन्म में कृषक सब आराम से खुशी खुशी टैक्स देते थे कि हम पिछले जन्म का पाप कटवा रहे हैं, अगले जन्म में अगर आज हम टैक्स देंगे तो अगले जन्म में हम भी कृषक में नहीं पैदा लेंगे, हम भी अभिजात में पैदा लेंगे या चर्च में पैदा लेंगे। ये उनकी सोच थी। अगर वो बाइबल पढ़ लिए होते तो उनको पता चल जाता कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें झूठ बताया जा रहा है, मेरे पिछले जन्म के कर्म और मुझसे जबरदस्ती टैक्स लिया जाता है। यानी कि सीधा समझो, एक गरीब को और पीसने और पीरने का काम किया जाता था, शोषण का काम। लेकिन आज आप लोग देखते हो कि टैक्स कौन देता है? आज के दौर में टैक्स कौन देता है? टैक्स वो देता है जिनके पास ज्यादा धन हो। तो ज्यादा धन तो किसके पास था? अभिजात वर्ग के पास और पादरी वर्ग के पास था, तो उन दोनों को टैक्स देना चाहिए ना। आज आप देखते हो कि गरीब में भी या अमीर में भी 5 लाख से ज्यादा अगर आपको सालाना इनकम है, वही लोग टैक्स देते हैं। गरीब टैक्स क्यों दे? क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं।
जिसके पास ज्यादा होगा वो टैक्स देना, और वो लोग टैक्स गरीब लोग, कृषक लोग देते थे, उन्हें पता ही नहीं, उन्हें भरमा कर रखा गया था। अब आते हैं तीसरे वर्ग। तीसरे वर्ग में क्या सिर्फ कृषक ही था, किसान ही था? नहीं, वहां पर बंधुआ मजदूर भी थे, लेबर भी थे, नाई भी था, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले सब लोग थे। वो लोग मजदूरी करते थे और उसका आधा से ज्यादा भाग दो जगह पे टैक्स देते थे, एक टिथ, एक टाइद। टिथ देते थे वो पादरी, हाँ पादरी को, और टाइद देते थे वो उसको राजा को। इस तरीके से उनको ज्यादा परेशानी होती थी। यहाँ पर टाइद को टैली कहा गया है, जो कि वो राजा को देते थे। पादरी को जो देंगे वो टिथ, और बुक में लिखा हुआ है टैली, यानी कि 9th में टिथ और टाइद नाम था, यहाँ टैली लिखा गया है। तो आइए अब देखते हैं सामाजिक और आर्थिक संबंधों को कैसे चलता था उस समय में। देखो, सामाजिक संबंध में जो गरीब लोग थे वो अपना जीवन मेहनत करके, परिश्रम करके जीते थे और टैक्स भी देते थे। पादरी और कुलीन वर्ग को, अभिजात वर्ग को कोई चिंता ही नहीं थी। उनके पास धन की और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। पर्यावरण, उस समय में पर्यावरण कैसा था? देखो, पर्यावरण को अगर देखा जाए तो यूरोप में भी 5वीं से 10वीं शताब्दी तक ज्यादातर भाग जंगलों से भरा पड़ा था और फिर कोई पर्यावरण पर संकट नहीं था। लेकिन जो जो आधुनिकता आई, लोगों में मतलब विकास करना शुरू किया, लोग जंगल को साफ करने लगे, संसाधन को जमीन के अंदर से निकालकर नए नए वस्तु बनाने लगे, नए नए पदार्थ बनाने लगे, और इस तरीके से अब पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा था, पर्यावरण पर असर शुरू हो गया था। मिट्टी की उपज भी कम हो रही थी, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर जंगल को साफ किया जा रहा था। अब आता है भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग किस लिए किया जाता था? भूमि का उपयोग किया जाता था खेती करने के लिए या फिर अन्य कार्यों के लिए, सब्जी उगाने सब के लिए भूमि का प्रयोग होता था, और उसका मालिक लॉर्ड होता था, यानी कि या तो कुलीन उसका मालिक होगा, या नाइट मालिक होगा, और या फिर सरकार मालिक होता था। कृषक लोगों को उस पर काम करना है, वो जमीन कृषक की नहीं होती थी। नई कृषि प्रौद्योगिकी, लेकिन क्या खेती में कुछ नए औजार आ रहे थे, प्रौद्योगिकी आ रहा था? हाँ, खेती के कार्य में सुधार किए जा रहे थे। हल जोतने के तरीके में भी सुधार हुआ, हल में भी सुधार हुआ। धीरे धीरे अब लोग जो हैं पारंपरिक जो उपज करते थे उसे छोड़कर अब लोग मटर, सेम, मसूर, जौ, बाजरा ये सब भी उपजाते थे, क्योंकि इन सब के उपज से जौ का और बाजरे का ज्यादातर घोड़ों को खिलाने के लिए उपजाया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि कृषि में काफी सुधार हुआ, और ये 11वीं सेंचुरी में कृषि में सुधार शुरू हुआ, जिसके कारण उत्पादन की क्षमता बढ़ गई और भोजन की उपलब्धता भी बढ़ गई। लोगों को अब खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती थी, और धीरे धीरे अब हल सब जो है वो और अन्य तरीके के तेजी से चलने वाले हथियार बन रहे थे, तेजी से चलने वाले हल सब बनाए जा रहे थे, उसमें कुछ यंत्र सब भी फिट किए जा रहे थे, लेकिन अभी मशीन नहीं आया था, ये सब टेक्नोलॉजी से ही हो रहा था। अब आइए तीनों वर्ग को पढ़ लिए। अब हम देखेंगे ये चौथा वर्ग कौन था। आपके बुक में है 4th क्लास, ये चौथा वर्ग कौन था। देखो, आपने 3 को पढ़ लिया, पादरी, अभिजात और कृषक, 3 वर्ग हुए। इन तीनों में कुछ लोग पढ़ने लिखने लगे। मैंने आपको बोला मैनर हाउस में जो अभिजात वर्ग 40 से 60 फैमिली एक साथ रहते थे, वो भी कुछ पढ़ते लिखते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें से कुछ लोग पढ़ने लिखने लगे, और कृषक वर्ग में भी कुछ लोग पढ़ने लिखने लगे। तो जो पढ़ लिख लिए वो कहीं पर मुंशी जी बन गए, अकाउंटेंट बन गए, लेखक बन गए, शिक्षक पढ़ाने वाले बन गए। ऐसे करके
ये चौथे वर्ग का जन्म हुआ। तो आप सीधा कह सकते हो ये पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग एक नया वर्ग बनकर आया। ये शिक्षित वर्ग उन्हीं तीनों में से था जो लोग पढ़ लिख लिया। आपको फ्रांस की क्रांति याद होगा। जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुआ तो दो भाई आया था मदद के लिए और क्रांति को नेतृत्व कर रहा था दो भाई। वो थे मिराबियो और आबेसिये। और मिराबियो और आबेसिये आप लोगों को याद होगा 9th में, दोनों भाई कुलीन यानी कि अभिजात वर्ग से बिलोंग करते थे। वो लोग पढ़ लिख लिए थे। उनको इस बात का ज्ञान हो गया कि ये तो गलत है, गरीब है किसान मजदूर और वही टैक्स देगा। वो पढ़ने लिखने के बाद समझ पाए मिराबियो और आवेशिये कि नहीं, हम लोग कुलीन हैं, अभिजात हैं, हमारे पास बहुत धन है, सरकार को टैक्स हमें देना चाहिए। चलो पुजारी भी नहीं देगा क्योंकि वो पूजा का काम में है तो ना दे, लेकिन धन तो सारा कुलीन वर्ग के पास है तो कौन देगा टैक्स? टैक्स तो अभिजात वर्ग को देना चाहिए। ऐसे समझने वाले लोगों को चौथे वर्ग में रखा गया। ये चौथा वर्ग गांव में नहीं रहते थे, ये सब नगर में आ गए थे। इनमें से कुछ लोग मिस्त्री थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, शिक्षक थे, यानी कि सभी तरह के पढ़ लिख करके जो लोग नए नए काम सीखते हैं ना, वो लोग सब थे चौथे वर्ग में। ये चौथे वर्ग लोग नए तरह के व्यापार करना, नए रास्तों को खोजने का काम करते थे। अब आप मार्को पोलो को ले लो, बर्नियर को ले लो, फ्रांसवा बर्नियर, या फिर इब्न बतूता को ले लो, तो ये सब पढ़े लिखे चौथे वर्ग से थे। और ये लोग समाज में जो भी बदलाव आया वो इन्हीं चौथे वर्ग के कारण आया। जो भी नया चीजें आई वो सब इन्हीं चौथे वर्ग के कारण आया। तो इन्हीं चौथे वर्ग के लोगों के कारण समाज में क्रांति आई है, समाज में नए नए आविष्कार हुए हैं, नई नई खोज हुआ है, नए रास्तों की खोज हुई, जैसे सिल्क रूट ले लो या फिर अन्य तरह की चीजें। क्योंकि अभिजात वर्ग तो अपने सुख से उसे फुर्सत नहीं था, पादरी वर्ग अपने धर्म चलाते थे, कृषक वर्ग गरीब थे, वो खाने के लिए ही तरसते थे, तो आविष्कार और नई खोज क्या करेंगे। लेकिन जो पढ़ लिख करके चौथा वर्ग बन गए, फोर्थ क्लास, वो लोग में हिम्मत आई। क्योंकि आप जानते हो जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हम में हिम्मत आ जाती है। कहा जाता है कि शिक्षा शेरनी का ऐसा दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा इन चौथे वर्ग ने लिया था और ये लोग दहाड़ रहे थे, नई खोज, नया सिस्टम सबकी ढूंढ रहे थे। अब जब नई खोज हुआ, नए आविष्कार हुए, तो बड़े बड़े नगर और शहर भी बनने लगे। ये नगर शहर सब थे। इन नगर शहर को कैथेड्रल नगर कहा जाता था। ये कैथेड्रल नगर में अमीर व्यापारी, डॉक्टर, लेखक सब रहते थे। अब कैथेड्रल नगर में कहोगे कि सिर्फ अमीर व्यक्ति थे, ऐसा नहीं था। जैसे आज के युग में आप देखते हो हम बड़े शहर को मेट्रोपॉलिटन शहर कहते हैं, तो आप मेट्रोपॉलिटन को कैथेड्रल नगर कह सकते हो। लेकिन जहां पर अमीर लोग रहते हैं उसके आसपास गरीब लोग, नाचने वाले, गाने वाले, बर्तन बनाने वाले, सुनार, आभूषण बनाने वाले, गहने बनाने वाले, ये सब भी रहते हैं। तो कैथेड्रल नगर में सभी प्रकार के लोग रहते थे। वो अपनी अपनी मेहनत करते थे। कई लोग व्यापारी थे, वस्तुओं को बेचते खरीदते थे। कई लोग लेखक थे, कई लोग टीचर, शिक्षक, अकाउंटेंट, सब कुछ थे यहाँ पर। अब आते हैं 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में आकर के थोड़ा सा अब यूरोप पर संकट आ गया। संकट ये आया कि आर्थिक विकास जो तेजी से चल रहा था वो धीमा पड़ गया। उसकी विकास दर रुक गया। पिछले 300 साल में यूरोप में काफी तरक्की हुआ था, लेकिन 14th यानी कि 14वीं शताब्दी में आकर विकास कार्य धीमा पड़ गया। इस कारण लोगों की आमदनी कम हो गई। और ये विकास क्यों कम पड़ा? क्योंकि जलवायु में भी परिवर्तन आ रहा था, खेती के उपज में भी कम हो रहा था। जैसे जलवायु परिवर्तन होता है तो बारिश कम होगी या अन्य तरह के संसाधन नहीं मिलेंगे,
कई तरह के वनस्पति लुप्त हो गए, गायब हो गए। तो 14th सेंचुरी में आकर प्रॉब्लम, समस्याएं आने लगी। 1315 और 1317 में यूरोप में भयंकर अकाल पड़ गया। और आप जानते हो अकाल क्यों पड़ता है? अकाल पड़ता है ताकि खेती बाड़ी नहीं हुई। खेती बाड़ी क्यों नहीं हुई होगी? तो खेती बाड़ी नहीं हुई होगी क्योंकि बारिश शायद नहीं हुई होगी, वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो अकाल पड़ेगा। अकाल के करने के कारण लोगों, और 1320 ईस्वी तक आते आते बहुत सारे पशुओं की भी मौत हो गई। लोग में कुछ ही मरे, लेकिन कुछ तो जिंदा रह गए। लेकिन पशुओं को जब अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई तो घास नहीं है, पानी नहीं है, पशु सब बड़े पैमाने पर इनकी मौत होने लगी। ऑस्ट्रिया और सर्बिया में जो चांदी के खान थे, वो सब में भी चांदी निकालने का काम भी ठंडा पड़ गया, क्योंकि खान में अब चांदी था ही नहीं। व्यापार जो केंद्र था, व्यापारिक नगर, कैथेड्रल नगर में जहां जहां व्यापार केंद्र था, उसमें व्यापार भी कम होने लगी। और यही नहीं, यूरोप की जनसंख्या 1300 में आकर 730 लाख थे, यानी कि 7 करोड़ 30 लाख थे, जो 1400 ईस्वी में आकर जनसंख्या घटकर 450 यानी कि 4.5 करोड़ ही रह गया। अब भाई कितनी बड़ी अकाल पड़ी, पशु तो मरे ही मरे। यहां तो साफ दिखा रहा है कि ज्यादातर, यानी कि कहां 730 लाख यानी कि 7 करोड़ 30 लाख, और जनसंख्या घटकर रह गई 4 करोड़ 50 लाख। यानी कि अकाल का असर पशुओं पे नहीं, इंसानों पर भी अच्छी खासी पड़ी। अब आइए सामाजिक असंतोष। धीरे धीरे इन चीजों से सामाजिक असंतोष फैलने लगा। समाज में बच्चे जन्मते थे, कोई जिंदा ही नहीं रहता था। आबादी सीधे आधी हो गई 100 साल के अंदर ही पूरे यूरोप की। काम है ही नहीं लोगों के पास करने के लिए। अब इसी टाइम में जब काम नहीं था, तो फ्रांस में और इंग्लैंड में विद्रोह भी होने लगे, क्योंकि राजा सब प्रजा के सुख के लिए कोई काम कर ही नहीं पा रहा था। ऐसे में लोग सब अपना संगठन बनाकर, अपना एक संस्था बनाकर राजा के विरुद्ध अब ये विद्रोह कर रहे थे। हालांकि राजा इन विद्रोहों को क्रूरता पूर्वक दमन भी कर रहे थे। लोगों को, सैनिकों को आदेश देकर लोगों को मरवा भी देते थे और विद्रोह सबको दबाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी विद्रोह और आंदोलन को आप जितना दबाओगे वो उतना ज्यादा ऊपर जाता है। तो यही सिस्टम थी कि वहां पर में सामाजिक असंतोष यूरोप में फैलने लगा। अब आइए देखते हैं कि विद्रोह होते होते और आगे क्या हुआ। विद्रोह को दबाया तो गया, लेकिन क्या विद्रोह दबा या फिर उसका कुछ और परिणाम निकला ना, राजनीतिक परिवर्तन हुआ। अब वहां पर में विकास कार्य तो हल्का था ही, इस वजह से लोगों में असंतुष्ट था। लोग विद्रोह करते थे लेकिन दबा दिया जाता था। तो अब लोग राजनीतिक पार्टी बनाने लगे। 12वीं 13वीं शताब्दी में समाज में परिवर्तन तो हो ही रहे थे। पढ़े लिखे चौथे वर्ग आ ही गए थे। ये पढ़े लिखे चौथे वर्ग सब मिलकर के एक राजनीतिक पार्टी बना लिया, और उन पार्टी के जरिए अब ये लोग विद्रोह करते थे। बहुत सारे विद्रोह हैं जो इंग्लैंड में बहुत ज्यादा हुआ। 1497 में विद्रोह हुआ, 1356 में विद्रोह हुआ, 1547 में विद्रोह हुआ, 1549 में विद्रोह हुआ, 1553 में भी विद्रोह हुआ, और ये फ्रांस में भी हुआ। लेकिन राजा सब अपनी सैनिकों के बल पर इन विद्रोहों को दबा दिया। लेकिन कितने दिन तक आप विद्रोह को दबाओगे? वो सब एक राजनीतिक पार्टी बन रहे थे, और राजनीतिक पार्टी बन करके अब वो लोग सोच रहे थे कि हम अपने राजा को ही, सरकार को ही उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि लोगों का जीना दूभर हो गया था। लोग जी नहीं पा रहे थे। फ्रांस और इंग्लैंड में कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। फ्रांस में आप जानते हो लुई 16, लुई 15, लुई 14, तो लुई सब का वहां राज चलता था। लेकिन
बाद में आकर के आप देखते ही हो कि लोग ज़्यादा धीरे धीरे समझदार हो गए और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ। लुई 16वां को उखाड़ कर मृत्यु दंड दिया गया, उनकी पत्नी को भी दिया गया। ये लॉर्ड व्यवस्था, अभिजात व्यवस्था, ये पादरी व्यवस्था, इन सब को लोगों ने सिरे से खारिज किया। क्यों किया? क्योंकि लोग पढ़ लिख गए थे, लोग पढ़ना लिखना सीख गए थे। ये जो चौथा वर्ग आया ना, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पढ़ा लिखा भी दिया। ये चौथा वर्ग ना बाइबल खुद हाथ से लिख लिख कर और लोगों को दिया। कृषक को, तृतीय स्टेट को, पढ़ो, इसमें कहाँ पर लिखा है कि तुम गरीब लोग दोगे टैक्स क्योंकि तेरे पिछले जन्म का कर्म है? ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तब जाकर लोग एकजुट हुए और इन राजाओं को, सामंतों को, अभिजात को, नाइट सरदार को, सबको सबक सिखाया, बड़े बड़े क्रांति किए और राजा को सीधे जड़ से उखाड़ के फेंक दिया और नई व्यवस्था की शासन को शुरू किया। हालांकि इंग्लैंड में इतना नहीं हुआ, क्योंकि इंग्लैंड में राजा जो थे वो प्रजा के लिए काम भी करते थे और लुई 16वां सब फ्रांस में ऐसा कुछ नहीं करते थे, इसलिए वहां बड़े बड़े क्रांति हुए। और क्रांति के बाद सब नए नए, कोई कभी नेपोलियन आया, कभी कोई तानाशाह आया, वो एक नए सिस्टम का सरकार शुरू किया। फिर इंग्लैंड में ही तो चार्ल्स प्रथम आए 1629 में, उन्होंने एक पार्लियामेंट बना दिया, उसमें मेंबर चुनकर आओ, तो इंग्लैंड की व्यवस्था ठीक थी। यही वजह था कि इंग्लैंड जो है शक्तिशाली होता गया। अगर आप अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखोगे तो प्रजा को एक न एक दिन तो बुद्धि होनी ही है और फिर वो आपको जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, जैसा कि फ्रांस में हुआ। तो ये था आप लोगों का नए सिलेबस का 5th चैप्टर इतिहास का। नाम था 3 वर्ग, 3 क्लासेज, और इसमें हमने 3 क्लास को पढ़ा और 3 क्लास के अलावा हमने चौथे क्लास को पढ़ा, कैथेड्रल नगर को पढ़ा, कैथेड्रल नगर क्या होता था और चौथे क्लास ने किस तरह समाज को बदला, चौथे वर्ग ने क्या क्या खोज आविष्कार किए। चौथे वर्ग पढ़े लिखे लोग थे जो इन्हीं 3 वर्गों में से निकल कर आए और वो लोग एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। तो अब आप लोग बच्चों ये अभ्यास के क्वेश्चन तो कर ही लेना, लेकिन अंदर में आप जाओगे और उन क्वेश्चनों को अंदर में जाकर नए नए क्वेश्चन आप फॉर्म करोगे। कैसे करोगे? जैसे गॉल किसे कहते हैं, नाइट क्या था, अभिजात वर्ग किसे कहते थे, मैनोर हाउस क्या था, ये सब क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है और उसका आंसर भी लिखना है और एक्सरसाइज करना ही है। और ऑफलाइन मैं आपको नोट दूंगा, ऑनलाइन किसी को चाहिए तो वो हमें कमेंट करें, हम उनको भी नोट्स उपलब्ध करा देंगे ऑफलाइन वाला, क्योंकि मैं भी 40-50 क्वेश्चन लिखूंगा और वो क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा। लेकिन 40-50 क्वेश्चन आप लोगों को भी अंदर से निकालना है और आंसर भी और अभ्यास के भी करने हैं। और ये चैप्टर कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताना। धन्यवाद, थैंक यू।